हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सर्वेश यादव। मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद सर्वेश में आपका बहुत स्वागत है बेटा। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में भैया पहला चैप्टर सॉल्यूशन विलेन खूब डिटेल में हमने आपको पढ़ा दिया है। और आज हम लोग एनसीईआरटी के सवाल देखेंगे। काफी बढ़िया तरीके से हम लोग पूरे मैक्सिमम सवाल सॉल्व करने वाले हैं, ठीक। और इससे पहले सारे इस चैप्टर के एक एक पॉइंट को हमने खूब बेहतरीन तरीके से क्लियर किया हुआ है, ठीक। आप जाके बेटा पूरा वीडियो देख सकते हैं। खूब बढ़िया से हमने पूरा नोट्स के साथ बढ़िया से पढ़ाया हुआ है। चलिए बेटा, तो आज हम लोग एनसीईआरटी के सवाल विलेन सॉल्यूशन चैप्टर के एनसीईआरटी के सवाल को खूब बढ़िया ढंग से सॉल्व करने वाले हैं, ठीक। और हमें उम्मीद है कि आपको खूब बढ़िया समझ में आएगा। और ये भी हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप पेन और कॉपी के साथ बैठे होंगे और एक एक सवाल को आप खूब बढ़िया से सॉल्व करेंगे। और उम्मीद है कि कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक। तो चले बेटा, हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर के एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स, ठीक। हाँ देखो बेटा, तो ये पहला सवाल है हमें, ठीक। वैसे तो दूसरा चैप्टर हो गया ये, ठीक। 2.4 दे रहा है, आप देख सकते हैं। ये हम एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। जो एग्जांपल्स वाले हैं बेटा, हम पढ़ाते समय ही, ठीक। एनसीईआरटी में जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं, मैक्सिमम एग्जांपल्स, मैक्सिमम उदाहरण हमने पढ़ाते समय ही पॉइंट से जो रिलेटेड थे उनको बताने की कोशिश किया और यह बताया भी है भैया, ठीक। इसके अलावा जो एक्सरसाइज वाले बच रहे हैं, अभ्यास वाले जो बचे हुए हैं, उन क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, जो कि आप पीछे लास्ट में एनसीईआरटी जो किताब है उसके लास्ट में जो देखेंगे, ठीक, वही सवाल हैं। और उसमें से बेटा याद रखिएगा कि जो थ्योरेटिकल हैं उनको वो आपको नोट्स में ही मिल जाएंगे, जो हमने पढ़ाया उसी में मिल जाएंगे, ठीक। तो वो हम लोग थ्योरेटिकल की कोई चर्चा नहीं करेंगे। जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो सवाल हैं, उन्हीं सवालों को हम लोग लगाएंगे। आप किताब मिलाएंगे, आप उसमें देखेंगे जो जो न्यूमेरिकल्स होंगे उन्हीं को हम बता रहे हैं, ठीक। तो बेटा पहले से तीसरे तक 2.1, 2.2 और 2.3, ठीक, ये थ्योरेटिकल है। आप जाके देखिए किताब को, ठीक। ये थ्योरेटिकल है। 2.4 न्यूमेरिकल है। तो चलिए 2.4 को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक। जो जो न्यूमेरिकल्स हैं, एक एक न्यूमेरिकल्स को खूब बढ़िया से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए बेटा, ध्यान दीजिए। हाँ, सवाल हम लोगों का क्या कह रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं, भैया भैया हो। सवाल हम लोगों का क्या कह रहा है, ठीक। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर हम कर दे रहे हैं। जा भाई ऊपर जा, जा भाई। हाँ, देखें ये 2.4 आपने देख लिया, इसको ऊपर कर रहे हैं, एकदम ऊपर कर रहे हैं, ठीक। हाँ, एकदम ऊपर कर रहे हैं इसको। हाँ देखें, तो ये सवाल कह क्या रहा है, ताकि हम नीचे भी लगा सकें सवाल को। तो ये है सवाल नंबर 2.4। भैया ध्यान दीजिएगा। हाँ, ये 2.4 को हम लोग हल करने वाले हैं। 2.4 क्वेश्चन नंबर 2.4 देखें बेटा। तो ध्यान दें, 2.4 कर क्या रहा है, कह क्या रहा है, खूब ध्यान से देखिएगा एकदम बढ़िया। प्रयोगशाला कार्य के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला सांद्र नाइट्रिक अम्ल, ठीक, HNO3 है, कंसंट्रेटेड HNO3 है। द्रव्यमान की दृष्टि से नाइट्रिक अम्ल का 68% जलीय विलयन है। मतलब नाइट्रिक अम्ल का, ठीक, यहाँ पे मेन पॉइंट यहाँ है, ध्यान दीजिएगा। ये जो नाइट्रिक अम्ल का 68% जलीय विलयन आपने लिया हुआ है। 68% जलीय विलयन का मतलब समझे आप, ध्यान दें। हम यहाँ पे लिख सकते हैं HNO3 का कितना भैया हो, 68% क्या जलीय विलयन, ठीक ना। ध्यान दें आप, इस जलीय विलयन का मतलब 68% जलीय विलयन, बाबू हो ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब क्या है, ठीक, इसका मतलब ध्यान दें आप, मेरी बात समझने, वो भी क्या, द्रव्यमान की दृष्टि से, ठीक। तो द्रव्यमान की दृष्टि का मतलब 68 ग्राम भैया। इसका मतलब यही है कि 68 ग्राम क्या है, HNO3 है, ठीक। 68 ग्राम HNO3 तथा, ध्यान दें आप, ठीक, तथा कितना बचा, 100 में से 68 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 32 ग्राम, ठीक। 32 ग्राम यहाँ पे क्या है, जल, यानी H2O है, ठीक। ये क्वेश्चन बता रहा है। और हम कह सकते हैं दोनों को मिला के कितना, 100 ग्राम। मेरी बात खूब ध्यान से देखेंगे, 100 ग्राम इसका क्या है, विलयन है,
ठीक, यदि 100 ग्राम विलेन ले रहे हैं, आप समझे 100 ग्राम विलेन ले रहे हैं, तो उसमें से इसके कहने का मतलब HNO3 का 68% जलीय विलेन का मतलब क्या है, हमने आपको समझाया कि इसमें इसका मतलब बेटा 68 ग्राम HNO3 है और 32 ग्राम क्या है भैया, 32 ग्राम जल है, कुल मिला के 100 ग्राम विलेन। यदि 100 ग्राम HNO3 का जलीय विलेन आप ले लें तो 68 ग्राम उसमें HNO3 है और 32 ग्राम जल है। फिर देखें आगे क्या कह रहा है, यदि इस विलेन का घनत्व इतना ग्राम पर ml है, पर मिलीलीटर है, इतना ग्राम पर ml हो, तो अम्ल के इस नमूने की मोलरता क्या होगी। ठीक, ये जो नमूना आप देख रहे हैं इसकी मोलरिटी निकालनी है, मोलरता, और सब हम लोग पढ़े हुए हैं। ठीक, तो मोलरता के लिए क्या चाहिए, आप जरा दिमाग लगाएं। मोलरता के लिए भैया हो, मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या। तो यहाँ विलेय के रूप में कौन है, HNO3 है, तो HNO3 के मोलों की संख्या अपान, ठीक, विलेन का क्या आयतन लीटर में, यही ना होता है। ठीक, हम यहाँ पे लिख सकते हैं विलेन की मोलरता, जो विलेन आपने लिया हुआ है उसकी मोलरता, ठीक, अम्ल के इस नमूने की मोलरता हम यहाँ से लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो विलेन आपने लिया है भैया, ध्यान दीजिएगा, विलेन की क्या मोलरता, कितना बढ़िया तरीके से हम आपको समझा रहे हैं बाबू, एकदम ध्यान से देखिए आप। विलेन की मोलरता बराबर किसके मोलों की संख्या हम लोग निकालेंगे, HNO3, HNO3 के क्या मोलों की संख्या, ध्यान दे बेटा, HNO3 के मोलों की संख्या, एकदम सही, एकदम जबरदस्त, HNO3 के मोलों की संख्या अपान, ठीक, विलेन का आयतन, जो विलेन है बेटा, विलेन का आयतन, विलेन का आयतन, विलेन का आयतन किसमें, लीटर में हो भैया, विलेन का आयतन बाबू किसमें, लीटर में, ठीक ना, विलेन का आयतन बेटा किसमें, लीटर में, ये होता है। ठीक है, तो पहले मोलों की संख्या निकाल लेते हैं, फिर आयतन निकाल लेते हैं अलग अलग करके, तब जाके फिर मोलरता हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले HNO3 के मोलों की संख्या, तो भैया HNO3 के मोलों की संख्या आप समझ सकते हैं, HNO3 के जो मोलों की संख्या होगी, समझे, तो मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, आप पढ़े हैं खूब बढ़िया से, भार बटा में अणुभार, ठीक, भार बटा में अणुभार। तो हम सबसे पहले तो मोलों की संख्या निकालते हैं, यहाँ पे HNO3 के मोलों की संख्या, एकदम ध्यान दे बेटा, HNO3 के मोलों की संख्या, बहुत बार मोलों की संख्या निकालने का तरीका हमने आपको बताया है, ठीक, वीडियोज में पीछे जाके देखेंगे, एकदम भर भर के बताया हुआ है। मोलों की संख्या बराबर HNO3 का भार अपान अणुभार, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं HNO3 का भार 100 ग्राम विलेन मान के चल रहे हैं हम लोग, HNO3 का भार कितना है बेटा, 68 ग्राम, ठीक, एकदम सही, 68 ग्राम है। और HNO3 का अणुभार यहां हम निकाल लेते हैं, HNO3 का क्या अणुभार, एकदम आसान, आप एकदम समझ जाएंगे भैया। HNO3 का अणुभार H कितना है, 1, नाइट्रोजन का आप सब एक एक बच्चा जान रहा है, नाइट्रोजन का, ठीक, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7, परमाणु भार कितना होता है, 14 भैया, हो ये हो गया कितना, 14 प्लस, यहाँ देखें ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 3 48, ठीक, सबको आप जोड़ देंगे, 8 4 12 1 13, यानी 13 को 3 1 4 1 5 1 6, यानी कितना हो गया भैया, हो 63, तो 68 अपान क्या हो जाएगा, 63, ये मोलों की संख्या हो गई। ठीक, भार बटा में अणुभार, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, हमने लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझ जाएंगे। ठीक, बार बार एक ही चीज हम चिल्ला रहे हैं, तो ये हो गया बाबू। अब देखें बेटा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, इस चीज को आगे हम लोग बढ़ाते हैं। तो HNO3 के मोलों की संख्या आ गई 68 अपान क्या, 63, सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एकदम बढ़िया। ये आ गया 68 अपान 63। अब चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम लोग आगे बढ़ के देख लेते हैं। ये तो मोलों की संख्या आ गई। अब आयतन लीटर में, यहाँ क्या दिया हुआ है जरा देखें, यहाँ क्या दिया हुआ है भैया, वो घनत्व दिया है। तो हम लोग एक फार्मूला पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान अपान क्या हो, आयतन। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा में क्या चीज, आयतन। और हमें आयतन निकालना है यहाँ पे, तो आयतन बराबर बेटा, आयतन बराबर द्रव्यमान अपान क्या कह सकते हैं हम लोग, घनत्व। ठीक, द्रव्यमान अपान घनत्व। ठीक, आयतन, यहां से आयतन विलयन का निकलेगा, तो विलयन का आयतन को V से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं हम। V बराबर द्रव्यमान कितना लिया हुआ है आपने, 100 ग्राम। पूरे विलयन का लिखेंगे, ये नहीं कि केवल विलेय का या विलायक का, नहीं, पूरे विलयन की बात हो रही है। पूरे विलयन का घनत्व दिया है, तो विलयन का द्रव्यमान होगा 100 ग्राम। और घनत्व हम लोगों ने यहाँ पे देखा हुआ है, कितना है, कितना 1.504, 1.50 क्या हो गया, 4। कितना बढ़िया सवाल। ठीक, ये आ गया क्या चीज भैया, आयतन।
ये आ गया आयतन, लेकिन ये किसमें है, मिलीलीटर में ना, मिलीलीटर में होना चाहिए, एकदम है, क्योंकि ग्राम प्रति ml है यहाँ पे, और ये 100 ग्राम है, ठीक है। तो यहां जो आया जो आयतन वो किसमें है, मिलीलीटर में, ठीक, एकदम सब कुछ ध्यान देना, यूनिट का भी विशेष ध्यान रखना भैया। आयतन भी मिल गया और मोलों की संख्या, तो क्या मोलरता हम लोग नहीं निकाल सकते, एकदम निकाल सकते हैं, ठीक। हाँ, ये आपको एकदम याद रखना है, ml को लीटर में बदल लीजिए आप, तो 100, ठीक, यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं 100, ठीक, अपान 1.504, हाँ, इंटू क्या कर देंगे 1000 भैया, ठीक। अब मिलीलीटर को लीटर में बदलेंगे 1000 से भाग दिया जाता है, एकदम एक एक बच्चा जानता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, जरा देखें, 2 जीरो कैंसिल, 10 से गुणा करेंगे 15, तो 1 अपान भैया 15, ठीक, 0.04, इतना लीटर हो गया, ठीक। हाँ, इतना लीटर, इतना बढ़िया सवाल, ध्यान दें, इतना लीटर 15.04 लीटर आ गया आयतन, ठीक है। और मोलों की संख्या 68/63 आ गई। अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मोलरता, ठीक, मोलरता, मोलरता भैया हो, मोलरता बराबर, ठीक, विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में, विलेय लिख चुके हैं, एक बार लिख चुके हैं, HNO3 के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में, तो हम डायरेक्ट वैल्यू लिख दे रहे हैं भैया, और डायरेक्ट वैल्यू आप एकदम याद रखिएगा, मोलों की संख्या कितनी आई हुई है, कुछ चीजें ध्यान दें, सवाल लगाते समय कुछ आपको भी हेल्प करना होगा, आपको भैया ध्यान दीजिएगा, ठीक। यदि मुझे लगेगा कि न्यूमेरिकल या सॉल्व करने में, ठीक, ज्यादा टाइम लग रहा है, तो उसको आपके लिए हम छोड़ेंगे, ठीक। उम्मीद है कि आपको एकदम आप आराम से बैठ के उसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक ना। यदि कोई दिक्कत हो तो हमें जरूर कमेंट में बताएंगे आप, ठीक, लेकिन ऐसी बात होनी नहीं चाहिए। तो यहाँ इसके मोलों की संख्या, ठीक, इसके मोलों की संख्या कितनी है भैया, 68 अपान क्या 63 अपान, ठीक, लीटर आयतन में कितना है 1 अपान 15.04, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो मोलरता में ध्यान देंगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 68 इंटू 15.04 अपान भैया कितना 63, ठीक। हाँ, कहीं दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, मोलरता अपान आयतन लीटर में, ठीक है। विलेन की मोलरता HNO3 के मोलों की संख्या, ठीक, 68/63 हो गया, हाँ, और अपान आयतन लीटर में 1 अपान 15.04, ठीक, ये आयतन किसमें हो गया, लीटर में, मेरे लीटर में था, लीटर में हो गया, ठीक है, एकदम बढ़िया, ठीक। अब आप इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं, हमें उम्मीद है कि जरूर आ जाएगा, ठीक ना, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से बेटा ये पहला सवाल रहा, ठीक, पहला सवाल हम लोगों ने 2.4 को सॉल्व किया। अब अगला सवाल हम लोग देखने जा रहे हैं 2.5, ध्यान दे बेटा सभी बच्चे लोग, हाँ ध्यान दीजिएगा, 2.5 को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ये देखें 2.5 अभ्यास का 2.5 सवाल है, एक्सरसाइज का, एनसीईआरटी का, आप मिला सकते हैं अपनी बुक में, देखेंगे। तो भैया ये 2.5 है और इसको खूब बढ़िया से हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, एकदम जबरदस्त तरीके से। भैया देखें इसमें क्या कह रहा है, हाँ देखें बाबू, तो ये है, कह रहा है कि ये सवाल हम लोग 2.5 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। कह क्या रहा है, ग्लूकोज का एक जलीय विलयन है 10% W/W, आप समझना चाहिए, आप ठीक नहीं समझ में आ रहा, पूरा चैप्टर पढ़े बढ़िया से, तब जाके एकदम समझ में आएगा, आप देखते देखते सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक। सब एक एक चीजें आपके, एक एक सवाल की सारी चीजें, ठीक, आपको पूरे चैप्टर में मिल जाएंगी, यदि ध्यान से आप उसको पढ़ेंगे, एक भी सवाल गलत नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है ग्लूकोज का एक जलीय विलयन 10% W/W है, ठीक, विलेन की मोललता तथा विलेन में प्रत्येक घटक का मोल अंश क्या है, ठीक है, एकदम सही। यदि विलेन का घनत्व 1.2 ग्राम पर ml हो तो विलेन की मोलरता क्या होगी। तो सबसे पहले तो देखिए बेटा, सबसे पहले हम लोगों को विलेन की मोललता ज्ञात करनी है, और इस विलेन में जो प्रत्येक घटक हैं उनका मोल अंश ज्ञात करना है, सब कुछ बताया हमने, मोललता, मोल अंश, और फिर लास्ट में क्या ज्ञात करना है, मोलरता विलेन की। तो तीनों चीजें का कुल 4 चीजें हो जाएंगी, और चारों को खूब बढ़िया से हम लोग देखने वाले हैं। कह रहा है ग्लूकोज का जलीय विलयन 10% है, इसका मतलब ही समझ लीजिए, यहां हम कह सकते हैं 10%, ठीक, 10% क्या भैया, ग्लूकोज का, ध्यान दें, ये 10% क्या है, ग्लूकोज का क्या है भैया हो बाबू हो, ये ग्लूकोज का क्या है बेटा, जलीय विलयन, ठीक, 10% ग्लूकोज का जलीय विलयन, इसका मतलब समझे आप, ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें, इसका मतलब, इसका अर्थ है कि इसमें कितना 10 ग्राम क्या है, ग्लूकोज है, एकदम सही, और भैया 90 ग्राम
क्या है, जल है, ठीक। और कुल मिला के कितना, 100 ग्राम, ठीक। ये ग्लूकोज का 100 ग्राम ग्लूकोज का क्या है, जलीय विलयन है। मतलब 100 ग्राम ग्लूकोज का जो जलीय विलयन आप ले रहे हैं उसमें 10 ग्राम, जो विलयन जिस हिसाब से बता रहा है उस हिसाब से बेटा 10 ग्राम ग्लूकोज है और 90 ग्राम जल है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम सही। अब हमसे कहते हैं विलयन की मोललता। तो मोललता, सबसे पहला पॉइंट विलयन की मोललता। एक एक बच्चा जान रहा है, ध्यान दीजिए इधर, सभी बच्चे लोग ध्यान दें बेटा। तो मोललता, मोललता बराबर क्या होता है बताइए ना आप। मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। एकदम ध्यान से देखें, ठीक। हम यहाँ पे कह सकते हैं भैया, फार्मूला ही लिख देते हैं, आप भूल गए होंगे हो सकता है, ठीक। विलेय के इसकी संख्या, मोलों की संख्या, ध्यान दें बेटा, विलेय के मोलों की संख्या, एकदम सही, अपान, ठीक, अपान विलायक का विलायक का द्रव्यमान लीटर में, ठीक, सॉरी किलोग्राम में। विलायक का द्रव्यमान किसमें हो, किलोग्राम में, ये एकदम याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग विलेय के मोलों की संख्या, विलेय में क्या है, ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज के मोलों की संख्या बराबर क्या होगा, भार बटा में अणुभार। ध्यान दें, ठीक। अब बहुत कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ चीजें आपको पहले से जानना है भैया, ठीक। ध्यान दीजिएगा, अब विलेय के रूप में कौन है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज के मोलों की संख्या मतलब ग्लूकोज का भार अपान ग्लूकोज का अणुभार, ठीक। ग्लूकोज का भार कितना है, 10 ग्राम, और ग्लूकोज का अणुभार हम बता देते हैं आपको, यहाँ पे देखें C6H12O6, इसका अणुभार निकालेंगे तो 6, 12 6 72, नो, हाँ, 6 गुणे 12 कर लेंगे आप, ठीक, प्लस भैया ध्यान दें 12 गुणे 1, इसको 12 ही लिख देते हैं, प्लस, ठीक, 16 गुणे क्या कर लेते हैं, 6। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान दें आप, 12 6 72 प्लस 12, ठीक, 84, 16 6 96, 84 और 96, ठीक, 172 जोड़ लेते हैं हम, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, 84 आप प्लस कितना बेटा, 96, ठीक, 6 4 10, 84 हुआ ना, 12 और 12 6 72 और 12, 84 हो गया, 16 6 96, ठीक, 6 4 10 को 0 हाथ में लगा 1, 9 8 9 8 17 1 18 180, ठीक। ये आ गया किसका, ग्लूकोज का अणुभार। तो हम 10 अपान 180 रख देते हैं, ठीक। और ये अपान मोलों की संख्या हो गया, अपान विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। विलायक, विलायक का द्रव्यमान कितना, 90 ग्राम, और 90 ग्राम किसमें लिखना है, किलोग्राम में। तो 90 गुणे 10 पावर -3 हो गया। तो चले बेटा, यहां से मोललता आने वाली है, जिसे हम कैपिटल एम से दिखा देते हैं। तो देखें अब कितना आ गया, हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, 10 बटा में 180 भैया हो इंटू, ठीक, यहाँ पे नीचे ही इंटू हो जाएगा, तो हम कर लेते हैं 1 अपान, ठीक, इसको क्या लिख देते हैं, 90 इंटू 10 पावर -3, एकदम बढ़िया। 10 पावर -3 ऊपर जाएगा, 10 पावर +3 और ये 10 पावर 4 हो जाएगा, यानी, ठीक, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 1 2 3 और 4 0, 10,000 हो गया, ये ऊपर चला गया है, नीचे कितना बचा हुआ बेटा, ध्यान दीजिएगा, 180 इंटू कितना 90, 2 0 कैंसिल कर रहे हैं, ठीक। हम कितना ऊपर बचा बेटा, ध्यान दीजिएगा, 100 अपान 18 9 172, 9 8 72 को 2 हाथ में लगा 7, 9 एकम 9 7, 162 बेटा, ठीक। तो 162, 100 अपान 162, ठीक, 100 अपान 162, तो ये लगभग हमें लग रहा है 66 66 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, आप देख सकते हैं। तो ये 66, ठीक, 100 0.66 ना, हाँ 0.66 आ जाएगा, ये यम लिख सकते हैं, इतनी मोललता होगी, मोललता 0.66 यम मोललता। 100 में 162 से डिवाइड कर लीजिएगा, आंसर एकदम सटीक मिलेगा, ठीक। ये हो गया अभी पहला, अभी तो मोललता देख लिया हम लोगों ने, ध्यान दें बेटा। अब हम लोग मोल अंश देखने वाले हैं बाबू, एकदम ध्यान दें आप, मोल अंश। तो सबसे पहले किसका, यदि विलयन में प्रत्येक घटक का, यानी जल का मोल अंश, ध्यान दें, समझिए मोल अंश मतलब क्या होता है, ठीक। सबसे पहले जल का मोल अंश लिख देते हैं, फिर ग्लूकोज का, या ग्लूकोज का मोल अंश फिर जल का। तो ग्लूकोज का मोल अंश, ध्यान दें आप, सॉरी ग्लूकोज का, हाँ ग्लूकोज, आप समझ गए होंगे, ग्लूकोज का क्या मोल अंश। तो किसी का भी मोल अंश निकालना होता है तो हम लोग जानते हैं उसके मोलों की संख्या अपन कुल मोलों की संख्या, ठीक। तो ग्लूकोज का मोल अंश निकालने से पहले, ध्यान दें बेटा, ठीक, सभी बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोज का मोल अंश निकालने से पहले हमें जल का, ठीक, मोलों की संख्या चाहिए, क्योंकि, ठीक, यहां तो 10 बटा में 180 हम लोगों ने निकाल रखा है, किसका हो किसका,
ठीक, ग्लूकोज का मोल 10/180 और जल के मोलों की संख्या हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। जरा ध्यान दें बेटा, जल के किसकी संख्या हो, मोलों की संख्या। जल के, हाँ जरा सभी लोग एकदम ध्यान से देखें, एकदम सवाल आसान बना देंगे हम। ठीक, जल के मोलों की संख्या, जल का भार अपान जल का अणुभार। जल का भार यहाँ कितना है, 90 भैया, जल का भार 90 अपान जल का अणुभार आप जोड़ सकते हैं H2O यहाँ पे H2 का मतलब 2 हो गया, प्लस O का मतलब 16, H2O का अणुभार कितना हो गया, 18। ठीक, एकदम सही, यहाँ 18। तो यहाँ हम लोग क्या लिख लेते हैं, 18 5 90, 5 मोल आ गए किसके, जल के। 10/180 किसके मोल हैं, ग्लूकोज के, और 5 मोल बेटा हो जल के हैं। तो ग्लूकोज के मोल अंश क्या हो जाएगा, ध्यान दें, ग्लूकोज का मोल अंश बराबर ग्लूकोज के मोलों की संख्या 10/180 अपान कुल मोलों की संख्या यानी 10/180 और प्लस क्या हो गया, 5। एकदम ध्यान दीजिएगा, प्लस 5, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक ना। चलिए एक स्टेप हम बढ़ा देते हैं यहाँ पे, आप जरा देखें, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 18 5 90 और 10, ये 18 5 90 यानी 900 और 10, 910 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, 10 अपान, या 1/18 भी लिख सकते हैं, या 10/180 लिख दिया हमने, कोई बात नहीं। ठीक, इंटू पूरा करेंगे तो ये कितना हुआ है, ध्यान दें, 18 5 90 यानी 910 अपान 180, तो 180 कहां जाएगा, ऊपर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 180 अपान भैया वो 910, 180 से क्या हो गया, कैंसिल। ठीक, तो इसका जो ग्लूकोज का मोल अंश आया वो कितना आया, 10 और 10 अपान कितना, 910। ठीक, यहाँ पे बाबू 0 से 0 कैंसिल, 1/91 या 90 भी कर सकते हैं, 1/90, ये लगभग 1/90। ठीक, लगभग 1/90 आया किसके, ग्लूकोज के मोल अंश, ग्लूकोज का मोल अंश आ गया। अब किसका मोल अंश बाबू, जल का। ठीक, जल का मोल अंश बराबर, एकदम ध्यान दें आप, जल का मोल अंश, ठीक भैया, जल का मोल अंश बराबर जल के मोलों की संख्या कितनी है, 5 है, 5 अपान कुल मोलों की संख्या, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 10/180 प्लस क्या, 5। इसको चाहे तो लिख सकते हैं 5 अपान कितना, 910 अपान 180, 180 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 इंटू 180 अपान क्या हो, 910। यहाँ 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल, इसको 90 ही मान सकते हैं, तो 18 5 90, ये लगभग 5/5। ठीक, कुछ ज्यादा ही है, ठीक, ये कुछ कम है, तो 5 अपान 18 5 90, तो इसे हम लोग 5 ही मान सकते हैं, तो लगभग 1। ठीक, ये लगभग 1 आ जाएगा, इसका मूल अंश लगभग 1 मान सकते हैं, लेकिन 1 से कम आएगा, क्योंकि दोनों मूल अंश का योग 1 के बराबर होना चाहिए, ग्लूकोज और इसका जल का। तो ये ग्लूकोज का 1/90 आया हुआ है। ठीक, 1/90 आया हुआ है, इसको हम बढ़िया से लिख देते हैं 18 5 90। ठीक, 18, बल्कि इसको काट के 18 5 90 अपान क्या लिख देते हैं, 91। अब सही है, 90 अपान 91। ठीक, ये हो गया जल का मोल अंश। ग्लूकोज का मोल अंश 1/90 है और जल का मोल अंश बेटा 90/91 है। केमिस्ट्री के सवाल थोड़ा सा कैलकुलेशन वाले होते हैं, ठीक ना, उसमें पॉइंट में आंसर आएगा, तो थोड़ा सा बेटा यहाँ पे यदि सब निकालने लगे तो हम लोग का टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा, तो हम लास्ट में कैलकुलेशन में थोड़ी सी आपकी मदद लेंगे और आप जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। कोई दिक्कत होगी तो जरूर बताएंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होने वाली है बेटा। ठीक, हाँ, मुझे उम्मीद है कि नहीं होनी चाहिए। अब चलिए ध्यान दें बाबू, अब हम लोग लास्ट में कह रहा है कि इसका घनत्व 1.2 ग्राम पर ml है, तो विलेन की मोलरता, इसमें मोल, विलेय का मोल, यानी विलेय कौन है, ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का मोल अपान विलेन का आयतन लीटर में। घनत्व तो दिया हुआ है विलेन का, अब विलेन का द्रव्यमान हम यहां भी 100 ग्राम माने हुए हैं, तो आयतन आराम से निकाल सकते हैं। आयतन बराबर द्रव्यमान और अपान, ध्यान दें, द्रव्यमान अपान घनत्व हम यहां से निकाल सकते हैं। विलेन का आयतन, सबसे पहले विलेय के ग्लूकोज का मोल है, विलेन का आयतन निकालेंगे ना, तुरंत मोललता आ जाएगी। तो चलिए विलेन का आयतन समझने की कोशिश करें बाबू। यहाँ पे बेटा विलेन का आयतन बराबर, विलेन का आयतन बराबर हम यहाँ कह सकते हैं द्रव्यमान अपान घनत्व। द्रव्यमान हम लिख देते हैं अपान क्या हो, घनत्व। द्रव्यमान यहाँ कितना है बाबू, 100 ग्राम। ठीक, घनत्व कितना दे दिया, 1.2। ठीक, तो 1.2 हम यहाँ चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे
आ जाएगा 1000 बटा में 12, तो 12 बटे 96, ठीक, 40, 12 त्याई 36, तो ये आ जाएगा 83.33, 83.33, ठीक। ये क्या आ गया, ml, मिलीलीटर भैया, लेकिन इसको लीटर में बदलेंगे आप, ठीक, तो 1000 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, तो 83.33 अपान क्या कर लेंगे 1000, ये आ गया किसमें, लीटर में, ये लीटर में, ठीक। अब मोलरता बराबर हम डायरेक्ट सवाल लगा देते हैं, ठीक, और फार्मूला तो 20 बार लिख दिया हम लोग, ठीक ना। मोलरता, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, जो कि ग्लूकोज है विलेय, और ग्लूकोज के मोलों की संख्या आप देख सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं, कितना है बेटा, 10 बटा में 180, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 10 अपान क्या 180, और ये अपान ध्यान दें, उसको हम चाहे तो 83.33 अपान 1000, या इसको लिखने में और सुविधा होगी 1000 अपान 12 लिख सकते हैं, अपान भैया हो ताकि कैंसिल करने में हम लोगों को थोड़ी सी सुविधा हो जाए भैया भैया, ठीक, 1000 अपान 12। अब इसको हम चाहे तो कैसे लिख सकते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 अपान कितना 180 गुणे 12, ये ऊपर जाएगा, अपान कितना हो 1000, ये 1010 से कैंसिल, और हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 12 अपान, ठीक, ये 12 अपान 100, ये बचेगा ना 100, और इसमें गुणा कर देंगे 12 अपान 18,000, इतनी मोलरता वाला स्मॉल एम, इतनी मोलरता वाला वेरिएंट मिलेगा, आप डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, एकदम बढ़िया बेटा। तो इस तरीके से हमने इस सवाल को खूब बढ़िया से आपको बताने की कोशिश किया, अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो एकदम बढ़िया सवाल, बड़ा सा सवाल आप ठीक देखते देखते सॉल्व करेंगे, ठीक। आप भी एग्जाम में ऐसा नहीं है कि आप एकदम लास्ट तक ले जाए तभी पूरा नंबर मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ना बेटा। अगर यहां तक भी पहुंचते हैं, ठीक, और थोड़ा सा भी मेहनत करते हैं, यहां भी छोड़ देंगे तब भी मेरे हिसाब से पूरा नंबर मिलेगा आपको, ठीक। हाँ, यहां तक भी छोड़ेंगे तब भी पूरा नंबर मिलेगा एग्जाम में। अगर कहीं कैलकुलेशन में बहुत फंस रहे हैं आप, तो उसको छोड़िए वहीं तक, लेकिन सही होना चाहिए, फिर आगे आप बढ़ जाइए, दूसरे सवाल पे जाइए, नहीं तो आपको खा जाएगा वो, ठीक, एग्जाम में। चलिए बेटा, तो अब अगला सवाल हम लोग देखते हैं, ये हो गया, ये हो गया, 2.5 हो गया, अब 2.6 देखें आप, हाँ 2.6 देखें आप, 2.6, ये 2.6 सवाल, तीसरा तीसरा सवाल हम लोग देखने वाले हैं, ठीक, तीसरा सवाल आज देखेंगे 2.6। 2.6 देखें, इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर देते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर दे रहे हैं भैया, ताकि मुझे सवाल लगाने में सुविधा हो, ठीक। तो हम लोग भैया यहाँ पे जो सवाल देख रहे हैं, सवाल देख रहे हैं बाबू, हाँ, जो सवाल हम लोग देख रहे हैं वो है 2.6, ठीक, 2.6। अब ये 2.6 क्या कह रहा है उसको देखें हम लोग, ध्यान दीजिएगा, 2.6 क्या कह रहा है बाबू, देखिए, हाँ क्या कह रहा है जरा देखें, कह रहा है यदि 1 ग्राम मिश्रण में Na2CO3 एवं NaSCO3 के मोलों की संख्या समान हो तो इस मिश्रण से पूर्णतः क्रिया करने के लिए 0.1 mHCl के कितने ml की आवश्यकता होगी। हाँ देखें, ये सवाल थोड़ा सा बड़ा है और कठिन भी है, तो इसको खूब ध्यान से हम लोगों को देखना है और सॉल्व करना है, ठीक। कह रहा है यदि 1 ग्राम मिश्रण, कोई मिश्रण 1 ग्राम है, Na2CO3 एवं NaHCO3 की मोलों की संख्या समान है, मेरी बात समझिए, दोनों के मोलों की संख्या समान है और मिश्रण का द्रव्यमान 1 ग्राम है, याद रखें। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, माना Na2CO3, हाँ बेटा ध्यान दें, माना Na2CO3 का द्रव्यमान, Na2CO3 का जो द्रव्यमान हमने कितना मान लिया, x ग्राम, ठीक। जब ये है तो भैया NaHCO3 का द्रव्यमान, एकदम ध्यान से देखें, कठिन सवाल है ये, ठीक। क्या लिख पाएंगे हम लोग, 1 ग्राम पूरा है तो, और उसमें से x है तो बचा हुआ 1 माइनस x होगा, NaHCO3, तो 1 माइनस x ग्राम, क्योंकि कुल मिश्रण 1 ग्राम है, उसमें से Na2CO3 को x ग्राम यदि मान लिए हैं तो बचा हुआ NaSCO3 का द्रव्यमान 1 माइनस x ग्राम होगा। अब इनके मोलों की संख्या, तो एक ब्रैकेट में सबसे पहले इनका अणुभार निकाल लेके तैयार हो जाते हैं, फिर हम लोग आगे देखेंगे। तो भैया सबसे पहले ध्यान दें बेटा, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं Na2CO3 का अणुभार, ठीक, हाँ, Na2CO3 का अणुभार यहां निकालेंगे, तो देखें 23 होता है ना सोडियम का परमाणु भार, तो 23 दूना 46 कर लेते हैं यहाँ पे, प्लस, ध्यान दें, अब इसके बाद कार्बन है, कार्बन का कितना होता है भैया 12, प्लस
भैया हो ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 16 या 48। ठीक, अब इसको जोड़ देते हैं तो देखें 12 48 कितना हो गया 60, और 60 और 46, 60 40 6 106, ये हो गया बाबू 106। ठीक, इसी तरीके से NaCO3 का हम लोग निकाल लेते हैं। NaHCO3 का अणुभार, इसकी भी जरूरत है। देखें बेटा ध्यान दीजिएगा, अब इसका अणुभार निकालेंगे तो Na का हो गया कितना, एक ही Na है तो 23 हो गया, प्लस ठीक हाइड्रोजन कितना आप देख सकते हैं एक ही है तो 1 हो गया, प्लस बाबू कार्बन कितना एक ही है तो 12 हो गया। ठीक, 16 या 48, 3 ऑक्सीजन है तो ये 48 हो गया। अगर इसको जोड़ेंगे 48 12 60, 60 1 61, 61 23 83 84 ना भैया, 84 84। ठीक, तो ये हम लोगों ने ठीक इनका अणुभार निकाल लिया, इनका द्रव्यमान भी निकल गया। तो हम लोग चाहें तो इनके मोलों की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक, इनके मोलों की संख्या तो सबसे पहले भैया 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 ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, Na2CO3 के मोल कितने मोल हैं, तो Na2CO3 का भार यक्स अपान इसका अणुभार कितना 106, यक्स अपान 106। फिर इसी की हेल्प से हम लोग किसका NaH, ध्यान दे बेटा, NaHCO3 के मोल, इसके कितने मोल हैं ये भी हम लोग देख सकते हैं। तो इसका भार कितना है बाबू 1 माइनस यक्स, ठीक, अपान इसका अणुभार कितना है 84 84। तो ये हो गया ठीक दोनों के मोल। अब जब दोनों के मोल निकल गए बेटा, ठीक, तो प्रश्नानुसार कह रहा है कि इनके समान मोल हैं। ठीक, तो प्रश्नानुसार देखिए एकदम ध्यान से, प्रश्न के अनुसार हम लोग यहां पे लिख सकते हैं यक्स अपान 106, ये बराबर बाबू हो 1 माइनस यक्स, ध्यान दीजिएगा 1 माइनस यक्स अपान 84। सही है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, खूब ध्यान दीजिएगा, बड़ा सवाल है, जगह ज्यादा लेगा इसलिए थोड़ी सी ठीक कंजेस्टेड हो रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो 84 इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको इधर, तो बेटा हो ये कितना हो जाएगा 84 यक्स। ठीक, ये इज इक्वल टू, ध्यान दें इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 106 माइनस 106 यक्स। सही है ना, एकदम सही, क्रॉस मल्टीप्लाई कर। अब देखिए बेटा ये इसको यक्स वाले को इधर लेके आते हैं, 106 यक्स और 84 कितना हो जाएगा 190 यक्स, 190 यक्स इज इक्वल टू 106। हमें यक्स चाहिए तो यक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 106 अपान कितना 190 ग्राम, ये यक्स हो गया। ये किसका है किसका है किसका है किसका है, ठीक, किसका यक्स की वैल्यू किसका द्रव्यमान है, ये इसकी वैल्यू मिल गई, ध्यान से देखें। अब 1 माइनस एक्स इसकी वैल्यू भी ले लेते हैं हम लोग, 1 माइनस एक्स ये इज इक्वल टू 1 माइनस 106 अपान कितना 90, भैया 190 190 1 106 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 84, 84 अपान 190। ठीक, क्या आ गया ये इतना ग्राम, दोनों के ग्राम निकाल लिया हम लोगों ने, कितना बढ़िया तरीके से दोनों के द्रव्यमान। आप उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ध्यान फिर से एक बार देख लें हल्का सा, हाँ सवाल में हम मान लेते हैं कि Na2CO3 का द्रव्यमान x ग्राम है, NaCO3 का द्रव्यमान 1, क्योंकि पूरा द्रव्यमान मिश्रण का किसका किसका मिश्रण है Na2CO3 और NaCO3 का, और पूरे मिश्रण का द्रव्यमान 1 है, तो Na2CO3 का यदि x मानेंगे तो NaCO3 का 1 माइनस एक्स होगा ही भैया, उसमें क्या दिक्कत है, सही है। अब हमें इनके मोलों की संख्या, क्योंकि मोल आपस में बराबर है, ठीक, प्रश्न में दिया हुआ है, ठीक ना, तो इनके मोलों की संख्या मतलब इसका भार अपान अणुभार, ठीक, तो इसका भार यक्स है, अणुभार 106, यक्स अपान 106 हो गया। ठीक, NaCO3 के मोलों की संख्या इसका भार 1 माइनस एक्स है और मोलों की संख्या 84 है, तो 1 माइनस एक्स अपान 84। प्रश्न के अनुसार ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो यक्स अपान 106 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपान क्या 84। सही है, एकदम सही है भैया। ठीक बाबू, अब क्या करेंगे, अब इनको हम लोग बराबर करके सॉल्व, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया तो यहाँ x की वैल्यू 106, ध्यान देना x की वैल्यू जो आई हुई है, ठीक, ध्यान दीजिएगा आप, ये आई हुई है, और 1 माइनस एक्स की जो वैल्यू यहाँ पे देख रहे हैं वो ये आई हुई है। ठीक, यानी x इज इक्वल टू 106 अपान 190 ग्राम और 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 84 अपान 190 ग्राम। ठीक है, एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। चलें, दोनों का द्रव्यमान तो आ गया। अब क्या कह रहा है कि हाँ मिश्रण से संख्या समान हो तो इस मिश्रण से पूर्णतः क्रिया करने के लिए, पूर्णतः क्रिया मतलब खत्म, उदासीन करना है, ठीक, करने के लिए 0.1 MHCl के कितने ml की आवश्यकता होगी। मतलब देखें क्वेश्चन में क्या है,
0.1 m HCl के कितने ml की आवश्यकता होगी इसके, ठीक, इस तरीके का यदि विलयन हो, ठीक, तो उसके कितने ml यानी उसका कितना आयतन लगेगा, उसका कितना आयतन लगेगा भैया भैया भैया, ठीक, ये चीज तो सबसे पहले आखिर देखना होगा कि Na2CO3 के कितने मोल लग रहे हैं इसके साथ, HCl के साथ, HCl के साथ उदासीन होने के लिए, और NaHCO3 के कितने मोल लग रहे हैं, ठीक ना। तो ध्यान दें आप, सबसे पहले हमें इसके लिए यही मेन है, यही कठिन है, हमें इनके समीकरण बनाने होंगे जो कि आपको इसमें याद रखना होगा, ठीक, यही है मेन क्वेश्चन, ध्यान दें। और इसके समीकरण बेटा वो क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं Na2CO3 प्लस HCl, ठीक, HCl, तो जानते हैं यहाँ 2 Na2 है तो 2 Cl चाहिए एक साथ जुड़ने के लिए, इसलिए 2 HCl यहाँ लिखना होगा, घबराइएगा मत, एकदम सही है, ठीक। और जब ये आपस में क्रिया करेंगे, उदासीन करेगा ये लवण इस अम्ल को, तो बनेगा क्या, ध्यान दें। अब 2 Na2 है, 2 सोडियम है तो 2 क्लोराइड को ले लेगा, तो यहाँ पे बन क्या जाएगा 2 NaCl, ठीक, ये क्षार है, ये अम्ल है और फिर लवण बन रहा है, ठीक, 2 NaCl भैया 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 2 NaCl हो गया। फिर देखें क्या बनेगा इसके साथ, Cl खत्म, Na खत्म, Na सोडियम खत्म, अब CO3 बचा हुआ है, 2H बचा हुआ है, तो आप समझ ही सकते हैं यहाँ पे क्या बनेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, एक ऑक्सीजन H2 के साथ H2O, तो भैया हो यहाँ बन जाएगा CO2 और प्लस क्या H2O, एकदम सही। अब आप कहेंगे ये क्या, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो इसके लिए जरूरत क्या, ध्यान दें, इसका इससे ये क्लियर हो रहा है समीकरण से कि इसका एक मोल, इसका एक मोल इसके कितने मोल को उदासीन कर रहा है, 2 मोल, ठीक, इसका एक मोल इसके 2 मोल को उदासीन कर रहा है, घबराइएगा मत, क्लियर होंगी चीजें। अब देखेंगे दूसरा समीकरण भी देख लेते हैं, NaHCO3 की क्या व्यवस्था है, NaHCO3 और प्लस देखें यहाँ एक ही सोडियम है तो एक ही Cl चाहिए इसे, तो हम बल्कि एक ही HCl ले लेते हैं, ध्यान देंगे। अब क्या बनेगा यहाँ NaCl बन गया, एकदम सही, और प्लस क्या बनेगा, ध्यान दें, एक H और हाँ ठीक है, एक H यहाँ, एक H यहाँ, देख रहे हैं ना, एक 2 H हो गया, तो यहाँ पे हम लोग चाहें तो क्या लिख सकते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और CO3 का एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, 2 हाइड्रोजन है, तो क्या बन जाएगा H2O, समीकरण में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस तरीके से। अब यहाँ क्या है, थोड़ा सा अलग है, NaCO3 का एक मोल को उदासीन करने के लिए HCl का एक मोल ही चाहिए, या NaCO3 का जो एक मोल है इसके एक मोल को ही उदासीन कर पाएगा, इसका एक मोल और इसका भी एक मोल एक दूसरे को उदासीन करेंगे, तो इसका मतलब क्या है समझे। अब मेरी बात समझिए, इसके एक मोल का मतलब क्या है, इसकी एक मोल का मतलब क्या, हमने बता दिया है, मोल पढ़ाते समय ही बताया हुआ भैया। एक मोल का मतलब किसी भी, ठीक, एक मोल का जो द्रव्यमान होता है उसके अणुभार के बराबर होता है, ग्राम अणुभार के बराबर, तो इसका मतलब इसके एक मोल का बेटा मतलब क्या, ठीक, इसके एक मोल का मतलब इसका भार है, ध्यान दीजिएगा, इसका अणुभार, ठीक, इसका अणुभार कितना है 106, तो ग्राम अणुभार के बराबर होगा, इसका मतलब इसका एक मोल हम कह सकते हैं इसका 106 ग्राम, ठीक, और इसका एक मोल बेटा ये कितना, इसका अणुभार 84, तो इसका 84 ग्राम, ठीक है, एकदम बढ़िया, एकदम मस्त। ठीक है। अब देखिए बेटा, मेरी बात खूब ध्यान से सुनेंगे आप सभी बच्चे, इसका 106 ग्राम इसके 2 मोल को उदासीन कर रहा है, 106 ग्राम इसके 2 मोल को उदासीन कर रहा है, लेकिन विलयन में ध्यान दे, विलयन में कितनी इनकी मात्रा है, ये कितने इसके कितने मोल को उदासीन करेंगे, तब जाके हमें मोलों की संख्या मिल पाएगी, और पूरे मोल में, ठीक, ये क्या है, इसकी मोलरता है, मोलरता मिल गई, मोलों की संख्या, ध्यान दे कितना बढ़िया पॉइंट, यदि हमें यहाँ पे HCl के मोलों की संख्या मिल जाए, आप देख सकते हैं बेटा, इसकी मोलरता दे दी गई, मोलों की संख्या मिल जाएगी, तो आयतन मिल जाएगा कि नहीं, एकदम मिलेगा, मोलरता बराबर मोलों की संख्या बटा आयतन लीटर में, यानी हमें यहां से इस पूरे कॉन्सेप्ट से हमें यह पता करना है कि आखिर इसको Na2CO3 और NaSCO3 को पूरा उदासीन करने के लिए इसके कितने कितने ग्राम है, इतने ग्राम है, ठीक, ये Na2CO3 का ग्राम है और ये NaSCO3 का ग्राम है, ठीक, इस Na2CO3 को उदासीन करने के लिए HCl के कितने मोल चाहिए, और NaSCO3 के इतने ग्राम को उदासीन करने के लिए HCl के कितने मोल चाहिए,
अब दोनों मोल को जोड़ देंगे, HCl के कुल मोल मिल जाएंगे। कुल मोल मिल गया भैया, मोलरता भी हमारे सामने है, आराम से आयतन निकाल सकते हैं। मेरी बात को खूब ध्यान से समझे। चलिए बेटा, तो हम यहाँ पे कितना बढ़िया पॉइंट हम देखें, ध्यान दें, हम यहाँ कह सकते हैं चूंकि चूंकि ठीक, देखें एक मोल का मतलब Na2CO3 के एक मोल का मतलब इसके अणुभार के बराबर, ग्राम अणुभार के बराबर 106 ग्राम। तो हम ऐसे लिख सकते हैं चूंकि कितना बढ़िया 106 ग्राम Na2CO3, ध्यान दीजिएगा, को उदासीन करने के लिए ध्यान दीजिएगा HCl के मोलों की संख्या या HCl के मोल बताइए ना कितने मोल। ठीक, इसके एक मोल का मतलब 106 ग्राम, 106 ग्राम को उदासीन करने के लिए कितने मोल चाहिए, 2 मोल। ये हमारा इक्वेशन एकदम स्पष्ट बना रहा है, मोलों की संख्या या मोल बराबर 2। चलिए, इसलिए बेटा ध्यान देंगे आप, इसलिए इसके 1 ग्राम को उदासीन करने के लिए भैया ध्यान दीजिएगा, ये बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान दें। तो 2 अपान कितना 106, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, लेकिन वास्तव में Na2CO3 का कितना ग्राम है भैया, तो 106 ग्राम को उदासीन करने के लिए 2 मोल चाहिए HCl के, तो इस हिसाब से 1 ग्राम को उदासीन करने के लिए 2 अपान 106। लेकिन वास्तव में Na2CO3 की कितनी मात्रा है, कितना ग्राम है, तो हम लोग पहले में से निकाल के बैठे हुए हैं बाबू। ठीक, ये कितना ग्राम है, 106 अपान 190। तो हम फिर लिख सकते हैं, इसलिए भैया कितना 106 अपान भैया हो 190, 190 ग्राम Na2CO3 को इतना है को उदासीन करने के लिए HCl के कितने मोल चाहिए। तो चलिए यहाँ सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ठीक, बहुत ध्यान दें, अब इसका गुणा में हो जाएगा, 1 ग्राम का निकाल लिया तो इतने ग्राम को इसमें गुणा, तो ऐसे लिख सकते हैं 2 अपान 106 इंटू, देखें गुणा करेंगे तो 106 ऊपर है, यहाँ पे अपान कितना हो भैया 190, एकदम सही है, एकदम कोई भी 106 से कैंसिल हो गया बाबू। अब यहाँ पे कितने मोल आ गए, 2 अपान 190 मोल। हाँ, एकदम घबराना की जरूरत नहीं, एकदम घबराने की जरूरत नहीं है, इतने HCl के मोल लगेंगे। ठीक, इसके कितने 106 अपान 190 ग्राम है Na2CO3 के, इतने Na2CO3 को उदासीन करने के लिए इतने मोल लगेंगे, 2 अपान 190, 2 बाई 190 मोल। इसी हिसाब से हम लोग NaSCO3 के साथ भी देखते हैं। तो ध्यान दें बाबू, आप एकदम एकदम धैर्य बना के रखेंगे तब। एक केमिस्ट्री है और सवाल कठिन रहते हैं भैया, ठीक ना, सवाल न्यूमेरिकल फिजिक्स के भी कठिन रहते हैं, केमिस्ट्री के भी कठिन रहते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे तभी न्यूमेरिकल समझ में आने वाले हैं आपको। चलिए बाबू ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, चूंकि भैया हो कितना कितना NaCO3 कितना 84 ग्राम, 84 ग्राम को उदासीन करने के लिए कितने मोल, 1 मोल। हम यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि ये अलग हो गया मामला। ठीक, हम इसको थोड़ा दूर करके लिख देते हैं, क्योंकि ध्यान दें आप कितना 84 ग्राम, 84 ग्राम क्या NaSCO3 को उदासीन करने के लिए HCl के मोल बराबर कितने मोल है, 1 मोल है। ठीक, देख ही रहे हैं आप, 1 मोल है। इसलिए ध्यान दें बेटा, इसलिए 1 ग्राम NaSCO3 को उदासीन करने के लिए कितना 1/84 हो जाएगा, यहां पे लिख देते हैं बराबर 1/84। ठीक, इसलिए बेटा ध्यान दीजिएगा, इसलिए कितना वास्तव में है इसका 84/190, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 1 ग्राम है, ये 84 अपान क्या बाबू 90, 84/190 है ना शायद, हाँ ठीक, यहाँ लिख देते हैं 190, 84/190 एकदम सही। हाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक, हम यहाँ पे बढ़ा देते हैं, ठीक बराबर, ध्यान दे बेटा, ठीक कितना हो जाएगा हो, ठीक, तो 1/100 कितना है 84, ठीक, इंटू कर देते हैं, इंटू करेंगे तो 84/190, ठीक, 84 से कैंसिल, यहां इसको सॉल्व करेंगे तो कितना है 1/190 मोल। समझ में आई बात, ठीक। अब HCl के पूरा उदासीन करने के लिए, ठीक, पूरे इतनी मात्रा, ठीक, पूरा Na2CO3 और NaHCO3,
ठीक, कि संपूर्ण मात्रा को उदासीन करने के लिए HCl के मोलों की संख्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं Na2CO3 व NaHCO3 ठीक को पूर्णतः, थोड़ा सा छोटा लिखना पड़ रहा है मुझको, पूर्णतः उदासीन, आप एकदम ध्यान से देखेंगे, मेरी आवाज सुनते रहेंगे तो एकदम मजा आ जाएगा। उदासीन करने के लिए, पूर्णतः उदासीन करने के लिए HCl के कुल मोल कितने हो जाएंगे आप देखें यहां पे कितना 2/190 है, हम लिख देते हैं एक बार 2/190 प्लस 1/190, आप ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 3/190, ठीक 3/190, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, ये आ गया कुल मोल की संख्या। चलिए ठीक, हम लोग यहाँ पे जो बचा खुचा है उसको सॉल्व करके इसकी कहानी खत्म करते हैं, ठीक बेटा। तो देखिए अब ये कुल मोलों की संख्या, ये HCl के कुल मोल आ गए 3/190 आ गया, ठीक, पूरा जो Na2CO3 है और NaCO3 जितनी मात्रा है विलेन में उसको पूरा उदासीन करने के लिए, ठीक, कितना HCl के मोल, हम फिर से यहां लिख देते हैं HCl के मोल बराबर, हमने अभी अभी सॉल्व किया, कितना आया हो 3/190 आ गया, आप भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। 2/190 Na2CO3 को सॉल्व करने के लिए मोल चाहिए, मतलब उदासीन करने के लिए, और ठीक NaCO3 को पूर्णतः उदासीन करने के 1/90, तो 2/190 1/190 ऐड कर देंगे 3/190 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। HCl के मोल भी मिल गया। अब मोलरता कितनी है ध्यान दीजिएगा, मोलरता यहां दी हुई है, मोलरता बराबर भैया ध्यान दें, यहां देख रहे हैं आप 0.1 m है, तो आयतन बराबर यहां पे हम लोग लिख देते हैं, फार्मूला लिखेंगे फिर आयतन निकालेंगे विलेन का। मोलरता बराबर हम लोग पढ़ चुके हैं, विलेय के मोलों की संख्या, हम बस थोड़ा सा लिख रहे हैं, मोलों की भैया हो संख्या, ठीक, मोलों की संख्या अपान आयतन किसमें, लीटर में, एकदम याद रखिएगा, आयतन बाबू हो किसमें, लीटर में होता है, एकदम सही, ठीक है। चलें तो अभी मोलरता कितनी दी हुई है 0.1, और मोलों की संख्या कितना दिया हुआ है 3/190, और आयतन हमें निकालना है, लीटर में आएगा, तो आयतन लीटर में, एकदम सही, v का इधर गुणा इधर डिवाइड कर लेते हैं, तो v बराबर भैया हो 3/0.1 इंटू 190, सही है, एकदम सही है। अब यहाँ पे 0.1 है, ध्यान दीजिएगा 190, तो 0.1 का मतलब 1/10, ये जीरो कैंसिल, कितना आ गया 3/19, 3/19 लीटर, ठीक। आप इसको ml में भी चाहे तो निकाल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3/90 19 इंटू 1000, कितना बढ़िया सवाल। तो यहाँ पे 19 से 1000 में भाग देंगे, 19×5 = 95, ठीक, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 3 इंटू 19×5 = 95, फिर 5 50 आ गया, 19×3 = 57, लगभग 19×2 = 38 आ गया, 120, मान के चल सकते हैं 19×3 = 57 लगभग, ठीक। तो ये आ जाएगा 53, 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 = 9, यानी 3 3 के 9, 3×5 = 15, 159, ठीक, ध्यान दें 159, सही तो है, ठीक है, 100 में आपने भाग दिया, डिवाइड किया 19 से, तो 5 आ गया, फिर आ गया 0 3, ठीक है, ठीक है, 53 पॉइंट समथिंग आएगा, 159, ठीक है, 160 लीटर, हम 160 ml लिख सकते हैं, यानी 159 ml के लगभग आपका आंसर आना है, लगभग आना चाहिए इतना। तो बहुत बढ़िया सवाल रहा, बड़ा सवाल रहा, जिसको हम लोगों ने खूब बढ़िया से सॉल्व किया, हमें उम्मीद है आपको बढ़िया समझ में आया होगा। चलो बेटा अगला सवाल हम लोग देखते हैं, ठीक, 3 सवाल हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, चौथा सवाल हम लोग देखने वाले हैं 2.7 ना, कहां भाग रहा है भाई, देखें 2.7 क्वेश्चन नंबर है, ठीक, देख लिया आपने, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं ताकि हम लोग नीचे सॉल्व कर पाए, ठीक, बढ़िया। देखिए बाबू, क्रय द्रव्यमान की दृष्टि से 25% विलयन के 300 ग्राम एवं 40% के 400 ग्राम को आपस में मिलाने पर प्राप्त मिश्रण का द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रण निकालिए, ठीक, ये क्वेश्चन नंबर था 2.7। तो देखें बेटा, सॉरी, ध्यान दीजिएगा आप लोग, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2.7
2.7 खूब बढ़िया से देखने वाले हैं। क्या कह रहा है जरा ध्यान दें। कह रहा है द्रव्यमान की दृष्टि से 25% विलयन के 300 ग्राम एवं 40% विलयन के 400 ग्राम को आपस में मिलाने पर प्राप्त मिश्रण का द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रण निकालिए। तो बहुत आसान हो गया, तो एकदम में आसान है। द्रव्यमान की दृष्टि से 25% विलयन के 300 ग्राम, 25% विलयन है द्रव्यमान की दृष्टि से, उसका कितना ग्राम? 300 ग्राम। ठीक है, 40% की दृष्टि से 40% से कितना? 400 ग्राम को आपस में मिलाया गया है। ठीक, तो सबसे पहले भैया हो, ठीक, हमें क्या निकालना है? फिर मिश्रण का द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रण। ठीक है, 25%, 100 में 25 है, आप देख सकते हैं। विलयन जो, इसको देखिए सबसे पहले एक वाले विलयन 100 ग्राम में कितना है? 25 ग्राम। हम पहले वाले फटाफट लगा रहे हैं, क्योंकि 100 ग्राम में पहला विलयन कितना है? 25 ग्राम। और कितना पूरा इसका द्रव्यमान है? 300 ग्राम, इसलिए 1 ग्राम में कितना हो जाएगा? हो 25 अपान कितना? 100। भैया ध्यान दें, इसीलिए कितने ग्राम में? 300 ग्राम में। ठीक बाबू हो, ध्यान दीजिएगा, 25 अपान 100 इंटू कितना हो जाएगा? 300। 25 त्याई कितना? 75 ग्राम हो गया। एकदम सही, 75 ग्राम एक हो गया विलेय। ठीक, अब देखें फिर दूसरे वाले को देख लीजिए आप लोग जरा। दूसरे वाले को बेटा हो देखेंगे हम लोग। दूसरा कितना है? 40% 400। तो हम लोग फिर लिख सकते हैं कि चूंकि कितने में? ठीक, 100 ग्राम में ना, 100 ग्राम में ये कितना है? 40 ग्राम है परसेंटेज के हिसाब से, इसलिए 1 ग्राम में 40 अपान कितना हो जाएगा? 100। लेकिन हमें कितने में? 400 ग्राम में चाहिए। कितना है? 400 ग्राम में बेटा 40 अपान का हो 100 इंटू 400 कर देंगे आप। ठीक, तो ये 2 जीरो कैंसिल, 4 चौके 16, 160 ग्राम आएगा। ठीक, अब टोटल जोड़ लेते हैं, कितना आसान है सवाल। अब कुल द्रव्यमान, ठीक, कुल द्रव्यमान हम लोग निकाल लेते हैं और कुल आयतन निकाल लेते हैं। कुल विलेय का द्रव्यमान है, हम यहां पर लिख देते हैं विलेयों का कुल द्रव्यमान। विलेयों का कुल द्रव्यमान कितना हो गया? आप जो ऐड कर सकते हैं, 75 और प्लस 160, कुल कितना हो गया? ध्यान दें, 5 हो गया, ये 7 6 13 को 3 1 और 1 1 2, 235 ग्राम। ठीक, ये हो गया कुल विलेयों का कुल द्रव्यमान। और ठीक, विलायक का पूरा कह रहा है। ठीक, मिश्रण का कुल द्रव्यमान, ठीक, 300 ग्राम ये है। हाँ, आपस में मिलाने पर प्राप्त मिश्रण का द्रव्यमान प्रतिशत। तो मिश्रण का कुल द्रव्यमान हम निकाल लेते हैं। मिश्रण का कुल द्रव्यमान कितना आया भैया? ये 300 है और ये कितना है? 400। बाबू हो कितना आ गया? 700 ग्राम में कुल। ठीक, अब W बाई डब्ल्यू यानी द्रव्यमान प्रतिशतता, ठीक, हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रण निकालिए। तो बेटा हम लोग क्या निकाल सकते हैं? द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रण। ठीक, द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रण का मतलब विलेय का पूरा द्रव्यमान, जितना दोनों विलेय मिला के विलेय का पूरा द्रव्यमान अपान, ध्यान दें, ठीक, पूरे विलयन का यानी मिश्रण का द्रव्यमान। द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रण का मतलब भैया हो विलेयों का द्रव्यमान अपान किसका द्रव्यमान? मिश्रण, भैया ध्यान दें, का द्रव्यमान गुणे क्या कर लेते हैं? 100। बाबू हो विलेयों का द्रव्यमान कितना आया हुआ है? जैसा कि देख रहे हैं आप, 235 अपान मिश्रण का द्रव्यमान कितना आया हुआ है? आप देख सकते हैं 700 और इंटू क्या कर देंगे? 100। 100 से ये कैंसिल हो जाएगा बाबू। तो यहाँ पे कितना, सॉरी, यहाँ पे कितना आया? 235 अपान क्या हो गया? 7। 7 तरीके 21 आ गया, यहाँ 2 25 और फिर 7 तरीके 21, ठीक, और 25 4 आ गया 40 और 7 6 42, लगभग 33.6%। ठीक, ये 33.6% आया आंसर। ठीक, एकदम आसान है, एकदम दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। ठीक, तो इस तरीके से हमने आपको कौन सा सवाल, चौथा सवाल बता दिया। पांचवा सवाल देखेंगे बेटा।
हाँ, पांचवा सवाल, और ये 2.8 है, ठीक। हाँ, यहाँ पे 2.8 क्या कह रहा है, यानी आठवां सवाल हम ऐसे मान सकते हैं। तो 2.8 कह रहा है 22.6 ग्राम एथिलीन ग्लाइकाल है, C2H6O2 होता है इसका फॉर्मूला, इसमें थोड़ा दूसरे तरीके से दिया गया। एथिलीन ग्लाइकाल है तथा 200 ग्राम जल को मिलाकर प्रतिहीन मिश्रण बनाया गया, एकदम सही। विलेन की मोलरता की गणना कीजिए। विलेन का घनत्व हो तो विलेन की मोलरता निकालिए। तो ध्यान से देख लें इसको, 22.6 ग्राम एथिलीन ग्लाइकाल तथा 200 ग्राम जल है, एक मोलरता निकालना है, ठीक। 22.6 ग्राम एथिलीन ग्लाइकाल है, 222.6 ग्राम, और तथा 200 ग्राम जल को मिलाकर, ठीक, ये मिश्रण बनाया गया। विलायक का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे जल है और इसका इतना ग्राम है, तो यहां से इसका मोल निकाल लेंगे, विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में निकाल लेंगे, अपने आप मोल अपान किलोग्राम मोलता है, एकदम तुरंत मिलेगा। तो सबसे पहले भैया हो बाबू हो, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो हम लोगों को करना क्या है, ध्यान देना है आपको। सबसे पहले, ठीक, एथिलीन ग्लाइकाल के मोलों की संख्या, तो सबसे पहले मोल की संख्या निकालने के लिए अणुभार निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले भैया C2H6O2 एथिलीन ग्लाइकाल है का क्या निकाल लेते हैं, अणुभार। ध्यान दीजिएगा, इसका जब अणुभार निकालेंगे, ठीक, तो अणुभार 12 दूना 24, 6 और 32 ना, तो यहाँ 12 दूना 24 प्लस 6 और प्लस 32, ठीक, 24, 36, 32, 62, ये इसका क्या आ गया, अणुभार आ गया, ठीक। और अणुभार आ गया और इसका भार दिया हुआ है, यहाँ पे सामने मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। अब बेटा हो C2H6O2 ये क्या, मोलों की संख्या। हाँ देखें बेटा, ध्यान दीजिएगा, इसके मोलों की संख्या है, इसके मोल बराबर इसका भार बटा में इसका अणुभार। भार कितना है, 22.6, 222, सॉरी 222.6 अपान इसका अणुभार 62 हो गया, ठीक। अब यहां से C2H6O2 के मोलों की संख्या आ गई, ठीक, ये इसके मोलों की संख्या आ गई। अब इसमें जो विलायक है, इसका द्रव्यमान किलोग्राम में डिवाइड कर देंगे तो हमें मोललता निकल जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं मोललता बराबर यहाँ पे, ठीक, हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, एथिलीन ग्लाइकाल है यानी C2H6O2, C2H6O2 के मोल अपान विलायक में क्या है, जल है, जल का द्रव्यमान इसमें हो किलोग्राम में, एकदम कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया, ठीक, ये आ गया, ठीक ना बाबू। अब देखिए मोललता यानी कैपिटल एम बराबर, यहाँ पे जरा देखें, इसके मोल हम लोग निकाल चुके हैं। लग रहा है कि थोड़ा सा आपकी हेल्प चाहिए हमें, आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको, क्योंकि मामला थोड़ा सा उलझन में जा रहा है, ठीक। ये मोलों की संख्या अपान जल का द्रव्यमान किलोग्राम में, और जल का द्रव्यमान किलोग्राम में ये कितना है, 200 ग्राम है, ठीक। अब किलोग्राम में निकालने के लिए 200 में 1000 से क्या कर देंगे, अब ये ऊपर भागेगा, ध्यान बेटा, ऊपर भागेगा तो कितना हो जाएगा, 222.6 अब वो 1000 ना बाबू, ठीक, अपान 62 इंटू 200, एकदम सही, एकदम जबरदस्त। थोड़ा बहुत हम लोग ये जीरो से कैंसिल, 2 जीरो, ठीक, एक 10 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 226, सॉरी 222 और 6 ना, ध्यान देंगे आप, इसको ध्यान दीजिएगा, ये अपान, ठीक, ट्रिपल 26 ना, ये अपान यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई है ना, हाँ ठीक है, 62 दूना 124, हाँ 124, तो ये आ गया, ठीक ना, यह मोललता 2 के लगभग तो 20 के लगभग तो नहीं पहुंच पाएगा, ठीक, 18 के लगभग हमें लग रहा है कि जाएगा। आप यहाँ पे डिवाइड करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा बेटा कि यदि इसका घनत्व तो इतना है तो विलेन की मोलरता ज्ञात करिए। अब घनत्व तो दे दिया, तो वही बात कई बार हम लोग मोलरता ऐसा निकाल चुके हैं। मोलों की संख्या मिली गई है इसकी, ठीक, मोलों की संख्या पता हो गया और घनत्व तो पता हो गया, तो मोलरता आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। इस घनत्व से क्या निकालेंगे, आयतन, ठीक, हम लोग खूब बढ़िया से जानते हैं, आयतन बराबर, एक क्वेश्चन क्लियर हो चुका है, अब दूसरे पर देखें, आप ध्यान दीजिएगा, आयतन बराबर क्या होगा, ठीक, द्रव्यमान अपान घनत्व, एकदम सही, ठीक। अब द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है आप देख रहे हैं, ठीक,
आयतन निकालना है तो द्रव्यमान अपान घनत्व, पूरे विलयन का द्रव्यमान। तो पूरे विलयन का द्रव्यमान आप देख सकते हैं 222.6 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल, 200 ग्राम ये है, तो कुल कितना हो जाएगा 422.6 ग्राम पूरा द्रव्यमान हो गया। घनत्व तो इसी पूरे विलयन का घनत्व 1.072, यही ना दिया हुआ है, हाँ सही। अब यहाँ क्या आ गया, आयतन आ गया, लेकिन ये आयतन किसमें है, ये देख रहे हैं ना ग्राम पर ml है, तो ये किसमें आ गया, ml में आ गया, ठीक, मिलीलीटर में। अब आप चाहें तो मोलरता निकालनी है, ठीक ना, तो मोलरता निकालनी है बाबू, जरा ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो मोलरता निकालनी है, स्मॉल एम से प्रदर्शित कर दे रहे हैं इसको हम। स्मॉल एम इज इक्वल टू मोलरता बराबर मोलों की संख्या n अपान, ठीक, आयतन लीटर में v, इसमें है v, ये लीटर में, ठीक। या ml में रखने के लिए 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, या यहाँ पे n इंटू कितना 1000 कर लेते हैं, और अपान v याद रखिएगा ml में अब रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। n इसके मोलों की संख्या जरा ध्यान दे बेटा, ठीक, मोलों की संख्या कितनी आई हुई है यहाँ पे, मोलों की संख्या 222.6/62, मोलों की संख्या 222.6 अपान कितना 62 मोलों की संख्या, अपान आयतन, आयतन आयतन ये भी देख सकते हैं आप, ठीक ना, यहाँ पे आयतन देख रहे हैं ना, इसको ध्यान से देख लीजिए, ठीक। हाँ, ये हो गया मोलों की संख्या अपान आयतन, आयतन कितना आ गया, आयतन कितना है 422, 0.6 अपान 1.072, और पूरा अपान क्या कर देंगे 1000, ये वाला। अब तो सही होना चाहिए, ठीक है। अब ये पलटेगा और आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं बेटा, ठीक, पलटेगा तो कितना आ जाएगा 222.6 अपान कितना 62 इंटू ये ऊपर गया 1.072 अपान 422.6 इंटू कितना 1000, ठीक, एकदम सही। अब इसको आप सॉल्व करेंगे अपने से, एकदम आ जाएगा, ठीक ना, जरूर आएगा। तो इस तरीके से बेटा हम लोगों ने 8वां सवाल देख लिया 2.8। अब आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा भैया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सवाल के साथ, जब हम पढ़ा के हट रहे हैं बेटा तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, और नहीं तो आप लगाइए इसको जैसे हम लगा रहे हैं, थोड़ा सा हम तेज बता रहे हैं, ठीक, तो आप उससे घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ मुझे उम्मीद है, हमें लग रहा है कि हम एकदम क्लियर करते हुए जा रहे हैं, ठीक। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 2.9, क्वेश्चन नंबर 2.9 क्या कह रहा है, कह रहा है एक पेयजल का नमूना क्लोरोफॉर्म CaCl3 से कैंसर जन्य समझे जाने की सीमा तक बहुत अधिक संदूषित है, इसमें संदूषण की सीमा 15 ppm है, इसे द्रव्यमान प्रतिशत में व्यक्त कीजिए, द्रव्यमान प्रतिशत में व्यक्त कीजिए। जल के नमूने में क्लोरोफॉर्म की मोललता ज्ञात कीजिए, द्रव्यमान प्रतिशत में व्यक्त कीजिए और क्लोरोफॉर्म की मोललता ज्ञात करनी। द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब 100 में कितना ग्राम है, 15 ppm दिया हुआ है, 100 में कितना ग्राम है, इसका मतलब आप समझ जाएंगे ना, सवाल देखते हुए लगा लेंगे। हालांकि हमने मतलब खूब बढ़िया से आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक, मतलब तो पूछना ही नहीं है बेटा, खूब बढ़िया से हमने आपको बताया हुआ है, ठीक। ये 15 ppm, पहले ppm का मतलब क्या होता है, पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन यानी मिलियन का मतलब होता है 10⁻⁶। यहां जैसे प्रतिशतता है वैसे ही पार्ट पर मिलियन है, यहां प्रतिशतता का मतलब 100 ग्राम में कितना ग्राम है, पार्ट पर मिलियन का मतलब 10/6 ग्राम में कितना ग्राम है। तो 15 ppm का मतलब 10/6 ग्राम में कितना 15 ग्राम है, 10/6 ग्राम में 15 ग्राम है, ठीक है, एकदम सही। एक पेयजल का नमूना CaCl3 से क्लोरोफॉर्म से समझे जाने की सीमा तक बहुत अधिक संदूषित है, मतलब एक जल है, पेयजल पीने वाला जल, उसमें क्लोरोफॉर्म मिला हुआ है और क्लोरोफॉर्म की मात्रा 15 ppm है, ठीक, 15 पार्ट पर मिलियन है, तो उसकी प्रतिशतता यानी प्रतिशतता कितनी है, आराम से निकाल सकते हैं कितना प्रतिशत क्लोरोफॉर्म है जल में, पीने वाला जो जल है यहाँ पर उसमें कितना परसेंट क्लोरोफॉर्म है, यही पता करना है, पहला यही है, ठीक। तो बेटा पहला वाला हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, हम कई तरीके से हम चूकी लिख लेते हैं बेटा, चूकी कितना 10 पर कितना और 6 ग्राम में, 10 पर 6 ग्राम में, ठीक, कितना ग्राम है
CHCl3 उपस्थित है। कितना उपस्थित है? 15 ग्राम। याद रखें बेटा, ध्यान दीजिए, कितना बढ़िया सवाल। 15 ग्राम, इसलिए कितने ग्राम में हो? 1 ग्राम में। 1 ग्राम में कितना उपस्थित है? 15/10 पर 6 घात। ठीक है, हाँ, 15/10 पे 6 घात है। ठीक, हाँ, ये 10 है। 15/10 पर 6 घात, एकदम सही। ठीक है, इसलिए कितने ग्राम में? ठीक, हमें परसेंटेज चाहिए प्रसत्ता का, मतलब ये 100 ग्राम में। तो 100 ग्राम में कितना है ये? प्रसत्ता तुरंत निकल जाएगी। तो 100 से क्या करना पड़ेगा? गुणा कर देते हैं बेटा। 15/10 पर कितना? 6 घात, और गुणे कितना कर लिया आपने? 100। आप 2 घात कैंसिल कर लेंगे यहाँ से, तो ये कितना आ जाएगा? 15/10 पर कितना घात? 4 घात। या हम लिख सकते हैं इसको 15 गुणे 10⁻⁻4%, या हम लिख सकते हैं इसको 0.0015%। ठीक, ये हो गया। कितना बढ़िया तरीके से ये क्लोरोफॉर्म की प्रसक्ता हो गई इसमें। अब फिर एक चीज और पूछा हुआ है, जल के नमूने में क्लोरोफॉर्म की मोललता कितनी है? तो ये भी आप जान सकते हैं, एकदम आसान है। मोललता का मतलब क्या होता है बेटा? मोलों की संख्या अपान विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। मोलों की संख्या अपान विलायक का द्रव्यमान क्या? किलोग्राम में। मोलों की संख्या अपान विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। ठीक है, तो मोलों की संख्या अपान विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, यही मोललता है। तो यहां पे मोललता हम फट से आपको बता रहे हैं। मोलों की संख्या, क्लोरोफॉर्म के कितने मोल हैं तो आपको आना चाहिए। ठीक, क्लोरोफॉर्म का भार अपान इसका अणुभार, तो भार कितना है? 15 ग्राम है, और अणुभार CHCl3 का अणुभार आपको आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो हम यहाँ बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्या है? CHCl3। C का मतलब कितना हो गया? 12, H का मतलब 1, Cl3। यहाँ Cl का मतलब कितना होता है? 35.5 इंटू क्या कर लेंगे? 3। 3 × 5 = 15 को 5, 1, 3 × 5 = 15, 1 16 को 6 हाथ में लगा 1, 3 3 के 9, 1 10, 106.5। तो ये हमने लिख दिया 106.5। अब इसको ऐड कर लेंगे, 12 1 13, 13 106 119 हो जाएगा ना, 119.5। ये इसका क्या हो गया? अणुभार हो गया। ठीक, एकदम नहीं भूलेंगे, ये क्लोरोफॉर्म का अणुभार हो गया। तो भार अपान अणुभार। ठीक, ये क्या हो गई? मोललता, सॉरी मोलों की संख्या हो गई अभी। तो 15 अपान कितना भैया? 119.5। 15/119.5, ये तो हो गया इसके मोलों की संख्या। अपान आयतन, सॉरी द्रव्यमान यहाँ पे चाहिए पूरे। ठीक, पूरे विलेन का द्रव्यमान चाहिए, पूरे विलेन का द्रव्यमान। हाँ, तो भैया हो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, 15 ppm कितने में? 10 पे 6 घात में। ये 15 ग्राम मिला हुआ है, तो ये नहीं कि 100 ग्राम में, नहीं 100 ग्राम में तो इतना है। ठीक, ये इतना। लेकिन अगर आप 10 पर 6 घात में 15 ग्राम है ना। ठीक, तो ये अपान पूरा द्रव्यमान जो विलेन का है वो 10 पे 6 घात, तो 10 पावर कितना रख पाएंगे? 6। ठीक, इंटू 10 पावर 6, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 15 अपान भैया 119.5, यहाँ पे देख सकते हैं, इंटू 10 पावर क्या? 6। अब जाके यहाँ पे मोललता आएगी 119.5 है, ये ध्यान दीजिए। हाँ, ये 119.5 है। ठीक, एकदम सही। और इस तरीके से आप इसको सॉल्व करके विलेन की मोललता निकाल सकते हैं। ठीक है, एकदम बढ़िया। अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग। देखें 13वां सवाल, इसके बीच में बेटा थ्योरेटिकल है सवाल। ठीक, 11 12 हमें लग रहा है, 10 11 12 3 सवाल थ्योरेटिकल है। डायरेक्ट हम लोग 13वें पे आ गए हैं, जो क्या है? न्यूमेरिकल है। ठीक ना, क्या कह रहा है जरा ध्यान दीजिएगा इसको। हाँ, 13वां क्या कह रहा है? 6.56 × 10⁻³ ग्राम एथेन युक्त एक संतृप्त विलेन में एथेन का आंशिक दाब 1 बार है। यदि विलेन में 5.00 इंटू एथेन हो तो गैस का आंशिक दाब क्या होगा? ठीक है,